हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। रेस्ट किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है, जो भी प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल ऑफ रेस्ट, रेस्ट जब एक्शन को परफॉर्म करता है तो उसका क्या बेस्ट एग्जांपल है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या होता है। उसके बाद उसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम कि ब्लॉक डायग्राम का सिस्टम ऑफ सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट, जो भी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है, किसका क्या इंट्रोडक्शन है, किसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें जो भी रेस्ट होता है यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर हो, एक तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसका यूज किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन के नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। अब एप्लीकेशन के नेटवर्क की मतलब एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है वो किस तरह से किसी भी टास्क को परफॉर्म करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, उस चीज को एक आर्किटेक्चर के रूप में डिजाइन करने वाला क्या होता है, रेस्ट होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं नेटवर्क डिजाइन को, मतलब कि किसी भी एप्लीकेशन के नेटवर्क डिजाइन को जो भी स्टाइल देता है उसी को रेस्ट कहते हैं। अब ये क्या करता है, एक रूल और गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ डिजाइन रूल्स फॉर क्रिएटिंग, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल और स्केलेबल, ठीक है, ऐसी प्रोवाइड करता है रूल्स और रेगुलेशंस को जो भी किसी भी वेब सर्विस और एपीआई के अंदर यूज की जाती है, जिससे ये फ्लेक्सिबल वर्क कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, जो भी हमारा कोई भी चीज डिजाइन की जाती है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी चीज यूज होती है, जैसे आपने W3C के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक तरह का क्या है कि जो भी वेबसाइट डिजाइन होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक तरह के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि इसी प्रोटोकॉल का यूज करके आपको वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो उसी तरह जो भी वेब सर्विसेज होती है, एपीआई होता है, तो उसको किस फॉर्मेट को फॉलो करके डिजाइन करना, तो वो रेस्ट हमें बताता है कि एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट करते हैं कि इस तरह से हमारी चीजें जो भी वेब सर्विस है, एपीआईज है, इस तरह से वर्क करेंगे। अगर बात करें कि इसकी पॉपुलर चॉइस की, तो इसका पॉपुलर चॉइस जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके अंदर किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में अगर ओवरव्यू हम बात करें तो एक तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल होता है जिसका यूज हम किसी भी एप्लीकेशन के नेटवर्क को डिजाइन करने में किया जाता है। ये एक तरह का क्या करता है, गाइडलाइंस या डिजाइन रूल को प्रोवाइड करता है या क्रिएट करता है, जिससे हम किसी भी फ्लेक्सिबल या स्केलेबल वेब सर्विस या एपीआईज को डिजाइन करते हैं। एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या फॉर्मेट को प्रोवाइड करता है जो कि इसका यूज सबसे ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले रिसोर्स ओरिएंटेड होता है, उसके बाद स्टेटलेस होता है, उसके बाद यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज होता है, उसके बाद हाइपर मीडिया एज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते लेते हैं कि रिसोर्स ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। तो रिसोर्स ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी रेस्ट हमारा है वो जो भी चीजें होती है सबको एज ए रिसोर्स ट्रीट करता है एवरी जितनी भी एंटिटी होती है उनको एज ए रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है। अब अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली आइडेंटिफाई बाय ए यूआरएल, एक यूआरएल के जरिए हम क्या करते हैं, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। भाई हर एक रिसोर्स का एक अपना क्या होता है, यूआरएल होता है। अब रिसोर्स में हमारा क्या हो सकता है, जो भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वही रिसोर्स, फाइल्स हो सकती है या और भी टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वही हमारा क्या है, रिसोर्स है। अब बात आती है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि जो भी क्लाइंट होता है, एक क्लाइंट मतलब अगर हम बात करें तो हम एक तरह के क्लाइंट हैं, हम क्या करेंगे ओवर द क्लाउड मतलब ओवर द इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है, हम क्या करेंगे सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब भाई आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आप गूगल के अंदर सिंपल टाइप करते हैं और आपका डेटा क्या होता है, सर्वर के पास जाता है, सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आप डेटा का एक्सेस कर लेते हो। तो वहां पे क्या कर रहा है कि जितने भी क्लाइंट होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, एक
जो भी रेस्टफुल एपीआई होता है उसके लिए। अब बात करते हैं जो रेस्टफुल एपीआई होता है वो कंटेन करता है ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको कंटेन करता है। सर्वर डज नॉट स्टोर एनी क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सर्वर भाई किसी भी चीज को स्टोर नहीं करता, सर्वर का काम होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको रिस्पॉन्स करना, ठीक है। आपने अगर सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट मारी तो सर्वर क्या करेगा, उसको उसके रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करेगा और आपके आंसर को देगा, मतलब रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करता है। तो जो भी होता है बिटवीन रिक्वेस्ट इंश्योरिंग स्टेटलेसनेस होता है, ठीक है। अब बात आती है यूनिफॉर्म इंटरफेस का। यूनिफॉर्म इंटरफेस की बात अगर हम करें तो रेस्टफुल जो एपीआई होता है वो एक तरह का यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब इंटरफेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि जो यूटिलाइजिंग स्टैंडर्ड, जिस मतलब एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड लाइक या फिर गेट पोस्ट, भाई कोई भी डेटा चाहिए, गेट हमें पोस्ट डेटा को देना है, पोस्ट करेंगे, पुट करेंगे, डिलीट करेंगे, एक सब क्या है डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले मेथड्स हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर वर्क करता है, सिंप्लीफाई करता है डिजाइन को और प्रमोट करता है स्केलेबिलिटीज को। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इंटरफेस। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशनल की। तो रिप्रेजेंटेशनल कैसे होता है, तो रिसोर्स जो भी होता है रिप्रेजेंट होता है डिफरेंट फॉर्म में। अब भाई जो भी हमारे पास रिसोर्स है, रिसोर्स क्या हो सकती है, जो भी हमारे पास डेटा है उसी को हम रिसोर्स बोलते हैं। अब रिसोर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जैसे हम फॉर्मेट की अगर बात कर ले तो जेसन फाइल का यूज करते हैं, एक्सएमएल का यूज करते हैं, एचटीएमएल फाइल का यूज करते हैं, जहां पे अलाउ क्या होता है कि क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशनल के लिए तो उसको वो चीज रिक्वायरमेंट जो भी हो वो उसको प्रोवाइड हो सके। अब अगर यूजर किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो डेटा अगर एचटीएमएल एक्सएमएल फॉर्म में है तो उसके वेब के ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज की। तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज का मतलब क्या होता है कि जो भी रेस्टफुल एपीआई होती है वो क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव मैसेज का यूज करती है किसी भी मीडिया टाइप्स को समझाने के लिए। भाई आपने किस तरह के मीडिया का यूज कर रहे हैं तो इसलिए सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब हर एक मीडिया के बारे में आपको प्रॉपर टेक्स्ट मिलता है कि समझने के लिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। एक कौन सा काम करता है, जो भी हमारा रेस्ट फुल एपीआई है इसका वर्क होता है, कॉन्टेक्स्ट करता है, फॉर्मेट करता है, रिप्रेजेंटेशनल और एनहांस करता है अंडरस्टैंडिंग, कि हम अच्छी तरह से चीजों को समझ पाए। अब अगर हम बात कर ले एग्जांपल ऑफ रेस्ट को हम कहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो बात करें जब अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम बात कर लेते, कंसीडर एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो क्या कर रहा है, रेस्टफुल एपीआई का यूज कर रहा है। कोई क्लाउड सर्विस है वो क्या कर रहा है कि रेस्टफुल एपीआई का यूज कर रहा है। अब यूजर क्या कर रहा है कि इंटरेक्ट विथ एपीआई टू परफॉर्म एक्शन सच एज अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड डिलीट फाइल। भाई कोई फाइल है, फाइल्स को अब क्लाउड के ऊपर फाइल पड़ी है, ठीक है। अब उस फाइल को डिलीट करने के लिए, अपलोड करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए किसी भी फाइल्स को हम क्या करेंगे, यूजर्स क्या करेगा, एक तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा विथ रेस्ट एपीआई के साथ, ठीक है। रेस्ट एपीआई के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब हर एक फाइल क्या होती है, रिप्रेजेंट होगी एक रिसोर्स के साथ। अब हर एक फाइल का एक अलग अपना यूआरएल होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा कि हम जिससे उसको उस फाइल को पहचान सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखो फाइल कुछ इस फॉर्मेट में होगी, एचटीटीपीएस होगा, ठीक है। उसके बाद एपीआई हो गया example.com, यहाँ पे फाइल्स के अंदर फाइल 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक फाइल का एक अपना यूआरएल होगा। अब जब फाइल्स जो भी होगा हमारा एपीआई सपोर्ट करेगा वेरियस, सपोज दैट बहुत सारे मेथड होती है एचटीएमएल, जैसे गेट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, मैनेज हो गया। इस तरह से वो रिसोर्स को क्या करता है, एक्सेस करता है और रिटर्न करता है इंफॉर्मेशन को इन ए वाइडली यूज्ड फॉर्मेट लाइक जेसन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये हमारा रेस्ट हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या होता है। देखो भाई सिस्टम ऑफ सिस्टम का मतलब समझ में आता है कि जहां पे बहुत सारे सिस्टम हो उसी को हम सिस्टम ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या होता है, एक तरह का कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, मतलब हर एक सिस्टम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो और उनका कलेक्शन हो तो और कोलैबोरेट करते हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हो, मतलब बहुत सारे सिस्टम हो। सपोज कर ले अगर हमारे पास जैसे बहुत सारे सिस्टम हो, मान लिया कि ऐसे हमारे पास बहुत सिस्टम है, ठीक है, और सारे सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंट है और हर एक सिस्टम क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ के एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम। मतलब बहुत सारे सिस्टम है, सारे सिस्टम एक साथ मिलकर एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ सिस्टम। अब वहां पे क्या होता है कि हर एक सिस्टम ऑटोनॉमी होता है,
ठीक है, सबके पर्पस होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, सब सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो सबको हैंडल करने का काम करता है। अभी इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो सिस्टम ऑफ सिस्टम होता है इसका यूज जनरली कॉन्टेक्स्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन में किया जाता है। जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, कई भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है। या फिर द डिमांड इंटरकनेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनैलिटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मोनोलिथिक सिस्टम के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ देख लें कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। अब सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम होंगे। सब सिस्टम 1 होगा, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, ऐसे लेके सब सिस्टम n तक होगा, ठीक है। सब सिस्टम n तक सारी चीजें होंगी। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 सिस्टम लिया है। जो भी ब्लॉक डायग्राम है उस स्ट्रक्चर आप किसका है, सिस्टम आप सिस्टम के सेटअप का। यहाँ पे जो भी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, कम्युनिकेटिंग कर रहा है। अब भाई ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये जो सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का मतलब, अगर इसको 2 से कुछ कहना है, सब सिस्टम 1 को कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी सब सिस्टम 2 को, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, सब कंट्रोल सब सिस्टम के पास करेगा। उसके बाद कंट्रोल सब सिस्टम से इंफॉर्मेशन होके सब सिस्टम 2 के पास जाएगी। तो ओवरऑल गोल क्या होता है कि सिस्टम आप सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और ये क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए डिजायर ऑब्जेक्टिव पे वर्क करते हैं। मतलब इनका भाई कोई डिजायर ऑब्जेक्टिव होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई, इस तरह से चीजों को लेके सॉल्व करते हैं। मतलब चीजें इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सपोज दैट अगर रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करें कि सिस्टम ऑफ सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन कहाँ है रियल लाइफ में, तो अगर हम बात लें जो भी हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पे सिस्टम ऑफ सिस्टम वर्क करता है। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तो सब लोग जानते होंगे भाई, रोड पे चलान कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रैफिक को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, सारी चीजों को मेजर कर पा रहे हैं। तो सारी चीजें पॉसिबल किसके जरिए है, सिस्टम ऑफ सिस्टम के जरिए। अब अगर हम बात कर ले तो वहां पे इंटीग्रेट वेरियस सब सिस्टम्स है, इंक्लूडिंग ट्रैफिक लाइट्स को मैनेज करने वाला अलग सिस्टम है, सर्विलांस के लिए अलग है, कैमरा हो गया, ठीक है, सेंसर्स हो गए, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम्स हो गए। तो बहुत सारे सिस्टम मिलके एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं। कॉमन गोल क्या है, हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट को बनाए रखना है। जो भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस चीज पे वर्क करने के लिए हमने मल्टीपल सिस्टम को बिल्ड कर रखा है। ईच सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक टास्क। भाई सारे सिस्टम का क्या है, अपना अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। सपोज दैट अगर बात करें, कुछ सिस्टम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ सिस्टम क्या है कि डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और कुछ कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स को। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। द कोलैबोरेशन, अब ये सिस्टम क्या करते हैं, एक साथ कोलैबोरेट करके ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करके बढ़िया तरह से रिस्पॉन्स करके रियल टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से सारा ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है, तो किसके जरिए चल रहा है, सिस्टम ऑफ सिस्टम के जरिए चल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या कहते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय गाइस।